आज हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में, जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उनके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि सभी को इन क्वेश्चनों में आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है और बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। बस माइंड को खुला रखें और सही तरीके से इन क्वेश्चनों को आप रीड करें। आंसर आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में उत्पन्न होते हुए जाएंगे। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, जिसको इमेजिन करना है और इसके आंसर को लिखने की आप कोशिश करेंगे कि प्रोटीन व अमीनो अम्लों के अपघटन से किसका निर्माण होता है। तो गाइस ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है प्रोटीन व अमीनो अम्लों के अपघटन से किसका निर्माण होता है। तो प्रोटीन व अमीनो अम्लों के अपघटन से अमोनिया का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अमोनिया। अमोनिया किससे बनता है? प्रोटीनों व अमीनो अम्लों के अपघटन से। अब दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं। यह भी हमने पढ़ा हुआ है कि अमोनिया का जो उत्सर्जन करते हैं वो प्राणी अमोनोटेलिक कहलाते हैं। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन भी हो गया आपका कि अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं। तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी यूरियोटेलिक कहलाते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं बड़े इजी तरीके से। चौथा क्वेश्चन है कि मानव में वक्रों की संख्या कितनी होती है। तो हमने आपको वीडियोस में बताया था कि मानव में वक्रों की संख्या 2 होती है। तो मानव में वक्रों की संख्या 2। अगला क्वेश्चन आपका है कि वक्रों का निर्माण किससे होता है। तो गाइस आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखेंगे कि वक्रों का निर्माण, तो वक्रों का निर्माण जो है भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th 12th कक्षाओं के लिए, साथ में जो फाउंडेशन का कोर्स करते हैं उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वक्रों का निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म से। अगला अपना क्वेश्चन है कि वक्र किस प्रकार के होते हैं, वक्रों का प्रकार कैसा होता है। तो वक्र जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि वक्र का प्रकार जो है मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। मेटानेफ्रिक प्रकार के वक्र हमारे शरीर में या मानव शरीर में उपस्थित होते हैं, मेटानेफ्रिक प्रकार के। तो गाइस छठा क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव वक्र किस रंग के होते हैं। तो गाइस दिमाग लगाइए कि मानव के वक्र किस रंग के होंगे। तो ध्यान रखना कि मानव के वक्र जो होते हैं गहरे लाल रंग के होते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि मानव वक्र की आकृति कैसी होती है। सभी को पता है कि मानव का वक्र कैसा होता है। तो आंसर दीजिए। मानव वक्र की आकृति सेम के बीज के समान होती है। सेम के बीज समान मानव के वक्रों की आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि वक्र की अवतल सतह पर गड्ढे समान संरचना क्या कहलाती है। तो गाइस अब मैं आपको रिपीट कर दूं कि वक्र की आंतरिक सतह और बाह्य सतह 2 होती थी, जो एक तो उत्तल सतह कहलाती थी, दूसरी अवतल कहलाती थी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा है बाहरी सतह तो अवतल होती है और आंतरिक सतह बाहरी सतह उत्तल होती है और आंतरिक सतह अवतल होती है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वक्र की अवतल सतह पर गड्ढे समान संरचना क्या कहलाती है। तो वक्र की अवतल सतह पर गड्ढे समान संरचना हाइलम कहलाती है, या इसे वक्र नाभि भी कहा जाता है। तो गाइस ये क्वेश्चन भी अपना सोल्व हो गया है कि वक्र की अवतल सतह पर गड्ढे समान संरचना जो हमें दिखाई देती हैं वो हाइलम या वक्र नाभि कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि वक्र का वजन कितना होता है। सभी को पता होना चाहिए कि वक्र का वजन कितना होता है। तो वक्र का वजन 120 ग्राम से 170 ग्राम होता है। तो गाइज अपना 10वां क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वक्र का आमाप कितना होता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई वक्र की कितनी होती है। तो गाइज देखना, वक्र की लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा होता है वक्र, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है
और 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो वक्र का आमाप हमने अभी यहाँ पर लिखा है। अमूमन ये क्वेश्चन आप सभी को आते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि वक्र का ऊपरी छोर किससे ढका होता है। तो गाइज आप अपने दिमाग को थोड़ा, दिमाग की बत्ती खोलिए और ध्यान दीजिए कि वक्र के ऊपर दोनों वक्रों पे टोपी समान संरचनाएं आपको दिखाई दे रही थी। वो टोपी समान संरचनाएं क्या कहलाती हैं? देखिए, वक्र का ऊपरी छोर किससे ढका रहता है? तो वक्र का जो ऊपरी छोर है अधिवक्र से ढका रहता है, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जो वक्रों को कंट्रोल करती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वक्र में पिरामिडों की संख्या कितनी होती है? जो वक्र होते हैं उनमें पिरामिडों की संख्या कितनी होती है? तो वक्रों में पिरामिडों की संख्या होती है 10 से 12 पिरामिड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वक्रों में पिरामिडों की संख्या कितनी होती है? तो वक्रों में पिरामिडों की संख्या 10 से 12 होती है। तो गाइज आगे हम बात करते हैं क्वेश्चनों के बारे में। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको इजी वे में आसान तरीके से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि वक्र से निकलने वाली मूत्रवाहिनी कहाँ खुलती है? कि वक्रों से जो मूत्रवाहिनी निकलती हैं, वक्र श्रोणी भाग से वो मूत्रवाहिनियां कहाँ खुलती है? मैं बता दूं कि मूत्रवाहिनियां वक्र श्रोणी भाग से निकलती हैं। इनकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। दोनों वक्रों से 2 मूत्रवाहिनियां निकलती हैं, जो कहाँ खुलेंगी? ये मूत्राशय में खुलती हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन भी अपना सोल्व हो गया है बड़े इजी तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मूत्र को आगे बढ़ाने में सहायक तरंगें कौन सी होती हैं? जैसे ही वक्रों से मूत्र छन कर मूत्र वाहिनियों में आता है, तो मूत्र वाहिनियां जो होती हैं मोटी भित्ति या मोटी पेशियों से निर्मित होती हैं। उनका आंतरिक भाग सकरा होता है और मूत्र को आगे बढ़ाने के लिए उनमें कर्मानुकुंचक तरंगें होती हैं। ध्यान रखना, कौन सी तरंगें होंगी? कर्मानुकुंचक। और ये कर्मानुकुंचक जो तरंगें होती हैं, ये पेशियों से निर्मित होती है। गाइस ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये पेशियों से निर्मित होती हैं, पेशियों से निर्मित, ये पेशियों से निर्मित होती हैं। ये क्वेश्चन भी अपना सोल्व हो गया है कि मूत्र को मूत्र वाहिनियों में आगे बढ़ाने के लिए कर्मानुकुंचक तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये कर्मानुकुंचक तरंगें जो हैं पेशियों से निर्मित होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मूत्राशय में स्तर होते हैं। मूत्राशय में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर गाइस हमने पढ़ा हुआ है कि मूत्राशय के स्तर कौन कौन से हैं? बाह्य स्तर, मध्य स्तर और आंतरिक स्तर। 3 स्तर होते हैं। बाह्य स्तर जो था वो पेरिटोनियम ऑफ सिरोसा से डेवलप होता था और मध्य स्तर था वो एरेकिड पेशियों से वहां पर बन रहा था। और लास्ट वाला जो स्तर था आपका आंतरिक स्तर, उसके बारे में हमने पढ़ा था, वो म्यूकस से बन रहा था या श्लेष्मा से या श्लेष्मिक स्तर से वो डेवलप हो रहा था। अगला क्वेश्चन आपका है कि मूत्राशय में स्तर होते हैं, तो मूत्राशय में स्तर होंगे 3। मूत्राशय में स्तर होंगे 3। अगला क्वेश्चन है कि मूत्राशय की आकृति कैसी होती है? देखिए आपने मंदिरों में शंख देखा होगा, सेम मूत्राशय की आकृति होती है। तो मूत्राशय की आकृति कैसी होती है? शंकु रूपी, शंकु रूपी मूत्राशय की आकृति होती है, या यूं कहें कि कौन टाइप में मूत्राशय की आकृति होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मूत्राशय की क्षमता कितनी होती है, यानी कि कितना यूरिन है, मूत्र है, मूत्राशय में संग्रहित किया जा सकता है। तो मूत्राशय की क्षमता होती है 700 से 800 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? मूत्र मार्ग क्या कार्य कर रहा है? पुरुषों में मूत्र का उत्सर्जन कर रहा है, मूत्र को मूत्राशय से बाहर निकाल रहा है। तो मूत्राशय की क्षमता हमने देखी है। अब हम बात कर रहे हैं कि पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी। बड़े इजी तरीके से हम देख रहे हैं, कोई ज्यादा एफर्ट हम इसमें नहीं लगा रहे हैं क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है जो सभी को आने चाहिए। पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 15 सेंटीमीटर। गाइस नेक्स्ट आपका वक्रों में नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो वक्र हैं उनकी सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। दोनों वक्रों में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और एक नेफ्रॉन जो है लगभग 1 करोड़ 30 लाख छोटी छोटी ट्यूब्यूल से बनता है। तो वक्रों में नेफ्रॉनों की संख्या लगभग, वक्रों की बात कर रहे हैं, वक्र की बात हम नहीं कर रहे हैं, वक्रों में नेफ्रॉनों की संख्या लगभग 20 लाख होती है। और एक वक्र की हम बात करें तो एक वक्र में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो रुधिर मूत्र सभी को छानने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये आ रहा है कि रुधिर कहाँ छनता है? सबसे इजी क्वेश्चन है कि रुधिर का छनने का कार्य कहाँ होता है? तो रुधिर छनेगा कहाँ पर? वक्रों में।
रुधिर कहाँ छनता है? वक्रों में, यानी वक्रों में रुधिर के छनने का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये आ रहा है कि वक्र की सबसे छोटी इकाई, अभी हमने बात करी थी वक्रों में नेफ्रॉनों की संख्या 20 लाख, और वक्र की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है, क्योंकि नेफ्रॉन ही उत्सर्जी पदार्थों का ले जाने के लिए, उनको छानने के लिए जिम्मेवार होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि वक्रों की संख्या कितनी है? 2, और वक्रों में नेफ्रॉनों की संख्या 20 लाख, और रुधिर कहाँ छनता है? वक्रों के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि वक्रों की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वक्रों की सबसे छोटी इकाई गाइस नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है उत्सर्जन से संबंधित, यानी कि वक्रों में रुधिर छन रहा है, मूत्र निर्माण हो रहा है, और ये जो नेफ्रॉन है उन अपशिष्टों में से आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करवाने के बाद अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने के लिए विभिन्न अंगों में भेज देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि वक्र प्रतिदिन कितना रुधिर छानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, अमूमन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि वक्र रोजाना कितना रुधिर का या कितना रुधिर छानते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपका आंसर होगा वक्र प्रतिदिन 180 लीटर रुधिर को छानते हैं, यानी कि हमारे वक्रों द्वारा रोजाना 180 लीटर रुधिर को छाना जाता है, जिसमें से विभिन्न पदार्थों को अलग कर दिया जाता है। यूरिन अलग हो जाता है, H2 अलग हो जाता है, सारे तत्व अलग हो जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा है कि यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, यानी कि यूरिया का संश्लेषण, एक तरीके से हम बात करें कि यूरिया का संश्लेषण हम किस तरीके से करेंगे। तो हमने गाइस पढ़ा था कि जो अम्नियोटेलिक प्राणी थे, यूरियोटेलिक प्राणी थे, उनमें हम इस क्वेश्चन को ढूंढते हैं कि यूरिया का संश्लेषण किससे होता है। तो गाइस यूरिया का संश्लेषण अमोनिया से होता है, क्योंकि यूरियोटेलिक जो प्राणी होते हैं अमोनिया को बदल लेते हैं यूरिया में। तो संश्लेषण आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अमोनिया जो होता है अमूमन सभी जीवों में हानिकारक होता है, स्पेशली मानव में। तो मानव या ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अमोनिया को किस में बदल लेते हैं? यूरिया में। तो यूरिया का संश्लेषण किससे हो रहा है? अमोनिया से। तो यूरिया का संश्लेषण अमोनिया से। तो गाइस बड़े इजी क्वेश्चन है ये, इनमें आपको समस्याएं नहीं आनी चाहिए, आराम से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये है कि यूरिया का निर्माण किससे होता है, या यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो गाइस ध्यान रखना, यूरिया का निर्माण जो है यकृत में, यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन बार बार किस एग्जामों में पूछा गया है, जो कंपटीशन वाले एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण यकृत में, यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये आता है कि मूत्र नलिका के अग्र कीपनुमा भाग को क्या कहते हैं। मूत्र नलिका के अग्र कीपनुमा भाग को, जो वक्र नाभि से जुड़ी हुई होती है, या यूं कहीं वक्र श्रोणी से जहां जुड़ी हुई होती है, वो भाग कहलाता है वक्र श्रोणी या पेल्विस। तो गाइस इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से रीड करेंगे, उस भाग को कहते हैं पेल्विस। तो गाइज अभी मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहां पर सोल्व करवाए हैं, जो बड़े इजी हैं, कोई इनमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसलिए आप सभी इन क्वेश्चनों को बोर्ड से ही राइट करें, कोई आपको नोट्स में नहीं भेज पाऊंगा।